एक सीकर ने पूछा है, मैं नार्सिसिस्टिक स्पाउस के हाथों बहुत टॉर्चर झेल रहा हूँ। ये टॉर्चर मारपीट में भी अक्सर बदल जाता है। मेरी छोटी बेटी जो उसके साथ रहती है, उसी के कारण साथ रहना पड़ता है। इस तरीके से इस टॉर्चर का क्या परिणाम होगा? इसका मेरी बेटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं आपके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप किस डिफ़िकल्टी से गुज़र रहे हैं। नार्सिसिस्टिक ब्लैकमेल फेस कर रहे हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन फेस कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल फेस कर रहे हैं और रिलेशनशिप के अंदर एक तरीके का सबॉटेज है, उसे आप फेस कर रहे हैं। और चूँकि आपकी बेटी उसके साथ है, बेटी छोटी है, तो आपकी मजबूरी है उसके साथ रहना। तो मैं आपकी स्थिति को समझ सकता हूँ और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि इसके सिवा आप कुछ कर सकें। और चूँकि आपने ये साहस दिखाया है कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ और निश्चित रूप से उस रास्ते पर चल करके आपको कुछ परिणाम मिलेंगे, जो कि आपके लिए सुखद होंगे। पहली बात तो, जब सफ़रिंग, याद रखिए, सफ़रिंग जब दुःख और सफ़रिंग जब टाली ना जा सके और उसको फेस करने के अलावा और कोई विकल्प ना हो, तो बेहतर यही है कि हम उस सफ़रिंग को यूज़ कर लें। कैसे हम सफ़रिंग को यूज़ करेंगे? इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सफ़रिंग को यूज़ कर लें। सफ़रिंग को स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, सफ़रिंग को, दुःख को स्ट्रेंथ में बदला जा सकता है, अगर हम स्पिरिचुअल टेक्निक को अडॉप्ट कर लें। याद रखिए, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये है कि दुःख जो होता है जब हमारे जीवन में, तो हमारे जो सारे सिस्टम होते हैं, सारे सिस्टम्स और प्रोसेसेस जो हमारे अंदर चलते हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अलर्ट हो जाते हैं। और उस सेंसिटिविटी और अलर्टनेस में हम बहुत कुछ कर गुजर सकते हैं, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, बहुत कुछ हम जान सकते हैं। इसीलिए मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे नार्सिसिस्ट के ऊपर वीडियो बनाते हैं लोग, जिनको कि खुद भी मुझे लगता है इलाज की ज़रूरत है। तो ऐसे नार्सिसिस्ट के वीडियो जिसमें बदला लेने की बात, मारपीट करने की बात और की निराशा की बातें की जाती हैं, दुःख के समय जब आदमी इस तरीके के वीडियो देखता है तो उसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शरीर का सारा एपरेटस, माइंड का सारा एपरेटस दुःख के समय एक्टिव रहता है। तो उस वक़्त अगर कोई ऐसी बहुत निराशाजनक बात कर रहा हो, बड़े बड़े इस तरीके की ट्रेजिक वे में चीज़ों को डिस्कस कर रहा हो, तो क्या होता है कि वो सब आपके अंदर, चूँकि आप रिसेप्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपके अंदर चला जाता है। इसलिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें सही दिशा में चलने की ज़रूरत है। और दिशा जो है, जो आपकी इस वक़्त होनी चाहिए, वो ये है कि बजाय इसके कि आप सफ़रिंग को वेस्ट कर दें या सफ़रिंग से किसी और बुरी घटना को अंजाम दे दें, बेहतर ये होगा कि आप सफ़रिंग को यूज़ कर लें। स्पिरिचुअल लाइन में सफ़रिंग को यूज़ करना बताया जाता है। सफ़रिंग को यूज़ करने के कुछ नियम हैं। पहला नियम सफ़रिंग को यूज़ करने का ये है कि आपको पेन से आइडेंटिफाई नहीं करना है। पेन कहाँ होता है? माइंड में होगा, बॉडी में होगा। अगर फिजिकल मारपीट की नौबत आ गई है, तो फिर बॉडी में पेन होगा। और अगर मैनिपुलेशन हो रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है, रिलेशनशिप सबॉटेज हो रहा है, तो आपको माइंड में पेन होगा। तो पेन बॉडी और माइंड में होता है और बॉडी और माइंड से हम अलग हैं। बॉडी और माइंड को हम देखने वाले हैं, तो बॉडी माइंड से हम अलग हैं। जैसे बाहर चेयर रखी है, चेयर से हम अलग हैं, उसी तरीके से हम बॉडी माइंड से अपने अलग हैं, क्योंकि हम बॉडी माइंड को देख सकते हैं। तभी तो हम कहते हैं ये मेरा माइंड है, ये मेरी फीलिंग है, ये मेरा थॉट है, ये थॉट चल रहा है, ये फीलिंग अभी आई, ये फीलिंग गई। तो हम इसको देख सकते हैं अपने माइंड के अंदर, फीलिंग्स और थॉट्स को। तभी तो हम कहते हैं कि माइंड का मतलब है फीलिंग्स और थॉट्स। तो फीलिंग्स और थॉट्स को हम, यानी हमारे अंदर जो भावनाएं और विचार हैं, उनको सबको हम आता जाता देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम माइंड को अपने देख सकते हैं। उसी तरीके से बॉडी के को हम देख सकते हैं, बॉडी को, सेंसेशन को हम देख सकते हैं। सेंसेशन अभी था, फिर चला गया, फिर आ गया। पेन को हम देख सकते हैं,
तो चूंकि हम जिस जिस चीज को देख सकते हैं उससे हम अलग हैं, इसलिए हम अपने बॉडी माइंड को से अलग हैं। जैसे हम चेयर को देख सकते हैं इसलिए हम चेयर से अलग हैं, उसी तरीके से हम अपने बॉडी माइंड को देख सकते हैं इसलिए हम बॉडी माइंड से भी अलग हैं। तो जब आप बॉडी माइंड से अपने आप को अलग कर लेते हैं, फीलिंग्स से अलग कर लेते हैं, थॉट से अपने आप को अलग कर लेते हैं और पेन को आप ऑब्जर्व करते हैं, तो पेन को जब आप ऑब्जर्व करते हैं उससे जोड़ के अपने आप को नहीं देखते, आइडेंटिफाई नहीं करते। जब आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तब आप कहते हैं ये दुख है, दिस इज दुख, दिस इज सैडनेस, दिस इज पेन। और जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दुख से जोड़ लेते हैं अपने आप को, शरीर और मन से जोड़ लेते हैं, तब आप ये नहीं कहते हैं कि ये दुख है, तब आप कहते हैं मैं दुखी हूं। तो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो दुख के वक्त आप आइडेंटिफाई मत कीजिए बिल्कुल भी, उससे क्या होगा, आपको राहत भी मिलेगी। और आइडेंटिफाई ना करने से आप दुख का मुकाबला भी कर पाएंगे। और एक और फायदा भी होगा जिसके बारे में भी आपको बताने जा रहा हूं। तो आप बस आइडेंटिफाई मत कीजिए। इस तरीके से दुख या पेन से आइडेंटिफाई ना करने को कहते हैं इंटेंशनल सफरिंग। जानबूझ करके सफर करना, जानबूझ के दुखी होना। जब आप जानबूझ करके दुखी होते हैं तो आप दुख को यूज कर रहे होते हैं, दुख से लड़ नहीं रहते हैं, दुख से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, दुख को देख रहे होते हैं। तो इसे कहते हैं इंटेंशनल सफरिंग। जब कोई व्यक्ति इंटेंशनल सफर करता है, यानी दुख और सफरिंग चल रही है लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ उसको देख रहा है, उससे आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, अपने आप को जोड़ के नहीं देख रहा है और दुख को वैसा ही रखे रहने दे रहा है जैसा कि दुख है, तो इसका मतलब वो इंटेंशनल सफरिंग है। ऐसे व्यक्ति की जो सफरिंग है वो सफरिंग स्ट्रेंथ में बदल जाती है, इनर स्ट्रेंथ। धीरे धीरे इनर स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब इतना स्ट्रांग हो गए। आप अभी तो कमजोर महसूस कर रहे हैं, धीरे धीरे इसी इंटेंशनल सफरिंग से आइडेंटिफाई ना करने से और सफरिंग के सांव को देखने से आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो सफरिंग जिसे आप यूज़ करते हैं वो तुरंत आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि जब सफरिंग होती है तो चारों तरफ क्यास फैल जाता है, आपके अंदर अंतर मन में क्यास फैल जाता है। तो कोई बात नहीं, उस क्यास के बीच में प्रेजेंट रहना सीखिए, उस क्यास को देखिए। क्यास के ऊपर, जैसे दलदल के ऊपर हम चलते हैं ना, दलदल नीचे है तो दलदल के ऊपर ब्रिज बना के उसके ऊपर से हम निकल जाते हैं। तो उसी तरीके से क्यास आपके अंदर फैला हुआ है, क्यास का दलदल। दुख जो है क्यास का दलदल लेके आता है, लेकिन उस दलदल में डूबना नहीं है, उस दलदल के ऊपर खड़े रहना है, ऊपर से चलना है उस दलदल के। तो इसे कहते हैं प्रेजेंट रहना, आत्मस्मरण बनाए रखना, अपने आप को अलग करके देखना क्यास से, आत्मस्मरण बनाए रखना, प्रेजेंट रहना। तो जब आप इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे क्यास में, तो फिर आपका अपनी आत्मा के प्रति जो स्मरण है वो भी बढ़ता चला जाएगा। और आत्मा के अंदर सारी शक्ति होती है, क्योंकि आप तो अपने रियल सेल्फ में है ना, क्योंकि शरीर मन जो क्यास पैदा कर रहा है, जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है, उससे तो आप अलग हैं। तूफानी स्थिति जो पैदा कर रहा है उससे अलग है। तो इस तरीके से आप अलग करके देखते हैं तो आत्मा का भी स्मरण बना रहता है, आत्मस्मरण करते रहते हैं। आत्मस्मरण जो करता रहता है उसका ईगो भी आत्मा में ही विलीन हो जाता है और धीरे धीरे उसको दुख का पता चलना बंद हो जाता है। और एक और चीज भी करेंगे, जब आप दुख से आइडेंटिफाई नहीं करते, दुख आता है, सफरिंग आती है, उससे जोड़ के अपने आप को नहीं देखते और ये देखते हैं कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, आप जो है आपके अंदर कौन से रिएक्शंस उठ रहे हैं। तो जब आप रिएक्शंस को देखते हैं अपने अंदर की, क्योंकि जब दुख आएगा तो कुछ रिएक्शंस भी आपके अंदर उठेंगे, तो उन रिएक्शंस को जब आप देखते हैं तो उन रिएक्शंस के प्रति भी आप कॉन्शियस होते जाते हैं। और जब रिएक्शंस आपके कॉन्शियस होते जाते हैं तो फिर वो रिएक्शंस भी उठना बंद हो जाते हैं, आपके अंदर कोई दिक्कत आपके अंदर धीरे धीरे होना बंद हो जाती है।
क्योंकि रिएक्शंस कहाँ से उठते हैं? रिएक्शन आत्मा से नहीं उठता, रिएक्शन पर्सनैलिटी से उठता है। रिएक्शन पर्सनैलिटी से उठता है। पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? पर्सनैलिटी का मतलब है अनकॉन्शियस कंडीशनिंग्स। बिना कॉन्शियस रहे, अनकॉन्शियस स्थिति में जो कंडीशनिंग्स आपके अंदर बन गई हैं, उन कंडीशनिंग्स को कहते हैं पर्सनैलिटी। तो बाहर की लाइफ की डिफिकल्टीज से जब आपकी पर्सनैलिटी की टक्कर होती है तो दुख पैदा होता है। तो जब आप उस दुख के प्रति कॉन्शियस होते हैं, पर्सनैलिटी के जो रोल्स हैं उनसे उनके प्रति कॉन्शियस होते हैं, आपके अंदर जो सेल्फ इमेजेस हैं उनके प्रति कॉन्शियस होते हैं, तो आप अपनी पर्सनैलिटी के प्रति भी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो पर्सनैलिटी का वो हिस्सा जो कि कंडीशनिंग जो कि अनकॉन्शियस थी, वो कंडीशनिंग अब कॉन्शियस हो गई। तो जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं तब वहाँ से रिएक्शंस होना बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से दुखी होना बाहरी आदमी को भी मारपीट करने के लिए जरूरी है, और दुखी होना अंदर भी चीज़ों को बदलने के लिए जरूरी है। तो अंदर इस तरीके से आप अपने रिएक्शंस के ऊपर काबू पा सकते हैं, रिएक्शंस को कॉन्शियस कर सकते हैं, पर्सनैलिटी को कॉन्शियस कर सकते हैं। इस तरीके से फिर पर्सनैलिटी आपके रिएक्शंस देना बंद कर देती है। इसे कहते हैं अंदरूनी परिवर्तन करना। ये अंदरूनी परिवर्तन ही तो एल्केमी कहलाता है। तो इस तरीके से जब आप एल्केमिकली अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, आइडेंटिफाई नहीं करते हैं सफरिंग में, और बदला लेने की कोशिश नहीं करते हैं, तो उसका धीरे 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 अंजाम ये होता है कि आपकी सफरिंग जो है वो आपकी इनर स्ट्रेंथ में बदल गई। तो इस तरीके से जब आपके अंदर दुख आए तो अपने आप को रिमाइंड भी करेंगे। किस तरीके का रिमाइंडर करेंगे? अपने आप को रिमाइंड करेंगे अपने आप को कि ये दुख है, इस दुख से मैं अलग, जो मुझे दुख दे रहा है वो नींद में है, आइडेंटिफिकेशन की नींद में है, अपने शरीर और मन की प्रतिक्रियाओं से जोड़ के अपने आप को रखे हुए, जैसा मन में आता है वैसा करने लग जाता है, जैसा शरीर की इच्छा होती है वैसा करने लग जाता है। लेकिन मैं नींद में नहीं हूँ। क्यों नींद में नहीं हूँ? क्योंकि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ। तो अपने आप को इस तरीके से रिमाइंड कराएंगे, और मैं नींद से जागा हुआ हूँ, यही तो जागृति है। डिसआइडेंटिफिकेशन, शरीर और मन सफरिंग से ना जोड़ करके देखना, यही तो जागृति है। तो इस तरीके से जागृत रहेंगे, अपने आप को जागृत रहने के लिए याद दिलाएंगे। डिसआइडेंटिफिकेशन का मतलब है जागृति। अपने आप को आत्मस्मरण भी अपना करेंगे, अपने हाई रियल सेल्फ को भी याद रखेंगे। रियल सेल्फ को याद रखने का तरीका क्या है? उसने मुझे गाली दी, वो गाली जो है उस पर मैं यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि वो गाली सच नहीं है, पूरा सच नहीं है। वो तो भावनाओं में बह करके उसने कुछ बोला है, भावनाओं में बह करके उसकी भावनाओं ने घटनाओं को अरेंज कर दिया है, नेगेटिव सारी घटनाओं को एक जैसा। उसको पॉजिटिव घटनाओं की तो कोई याद ही नहीं है। जीवन तो एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों घटनाओं से मिलकर के बना, लेकिन उसको सिर्फ नेगेटिव घटनाएं ही इस वक्त याद आ रही हैं। इसलिए वो जो भी बोल रहा है दूसरा व्यक्ति, उसके ऊपर मैं भरोसा नहीं करूंगा, बिलीव नहीं करूंगा। उसी तरीके से मैं भी जो इस वक्त इसको बोल रहा हूँ, जो रिएक्ट कर रहा हूँ, उस पर भी यकीन नहीं करूंगा, बिलीव नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी जो है वो भी गलत सलत ही बोल रहा हूँ। मुझे भी गुस्से की वजह से सारी नेगेटिव घटनाएं एक साथ अरेंज हो गई हैं, उसी नेगेटिविटी से मैं भी बोल रहा हूँ। तो अपने ऊपर भी भरोसा नहीं करूंगा, ना उसकी बात पे भरोसा करूंगा, ना अपने इनर रिएक्शंस के ऊपर भरोसा करूंगा, और मैं सिर्फ उपस्थित रहूंगा। अपने आप को भी देखूंगा अलग, अपने भी रिएक्शन से नहीं जोड़ूंगा, उसके भी रिएक्शन से अपने आप को नहीं जोड़ूंगा। दोनों से अलग मैं उपस्थित रहूंगा, अपनी आत्मा में प्रेजेंट बना रहूंगा, और इस तरीके से मैं अपनी प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाऊंगा। मैं ये भी ऑब्जर्व करूंगा। देखो ये सब रिमाइंड करने की चीजें, अपने आप को रिमाइंड कराना है। क्या रिमाइंड कराएंगे आप? कि देखिए कौन सा आपका पार्ट है, आपके अंदर का पर्सनैलिटी का कौन सा हिस्सा है, शरीर मन का कौन सा हिस्सा है जो दुखी है, कौन सा हिस्सा है जो चोटिल है, कौन से हिस्से को चोट पहुंची है, कौन सा हिस्सा है आपका कौन सा गो का कौन सा हिस्सा है जिसको न्याय चाहिए। उसको सबको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद उसको जाने देंगे। जो फीलिंग्स न्याय चाहती हैं आपके अंदर, उनको ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसको जाने देंगे, उनको कॉन्शियस कर देंगे। आपके अंदर कौन सा हिस्सा है पर्सनैलिटी का जो फेयर ट्रीटमेंट मांग रहा है,
उसको ऑब्जर्व करेंगे, जाने देंगे। कौन से थॉट्स हैं जो बता रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, उसको ऑब्जर्व करेंगे, जाने देंगे। कौन से आपके अंदर के हिस्से हैं जिनको कि आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको तेज आवाज में आपके साथ बोला, इसलिए बहुत गलत किया, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर चोट। ऐसे आपके अंदर कौन से हिस्से हैं जिनको लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर चोट पहुंच गई है, ऐसे इनको ऑब्जर्व करेंगे, जाने देंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट कुछ नहीं है। आप ऑब्जर्व करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ पर्सनैलिटी के अंदर होता है। शक्तिशाली आदमी ये सब चीजें नहीं सोचता है। किसी ने तेज बोल दिया, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, प्रोवोक नहीं होंगे। आप अपने हायर सेल्फ में हैं। हायर सेल्फ तो खुद ही रिस्पेक्ट का प्रतिबिंब, रिस्पेक्ट की रियलिटी है वो। आप हायर सेल्फ में बने रहेंगे और सिर्फ ये जो हिस्से जो आपको चोट लग रही है, उस चोट के बारे में बता रहे हैं, उनको बस कॉन्शियस करते जाएंगे। जो आपके अंदर के पर्सनैलिटी के पार्ट्स हैं, जो इस वक्त बहुत ही नीचा फील कर रहे हैं, बस उनको कॉन्शियस करते जाएंगे और उनको जाने देंगे। उनको ऑब्जर्व करेंगे और जाने देंगे। इस तरीके से अपने आप को रिमाइंड कराएंगे और धीरे धीरे कॉन्शियस होते जाएंगे। डिसआइडेंटिफाई नहीं करेंगे, chaos के बीच में प्रेजेंट रहेंगे, तो चाहे सफरिंग कितनी ही हो, सफरिंग को आप अपनी स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। रही बात आपकी बेटी की, आपने प्रश्न पूछा है कि आपकी बेटी के ऊपर इसका क्या दुष्प्रभाव होगा। तो मैं आपको बता दूं कि दुष्प्रभाव कोई जरूरी नहीं है कि दुष्प्रभाव हो। दुष्प्रभाव तब होता है किसी बच्चे के ऊपर जब उसके पास ऐसा पेरेंट हो जो कि स्पिरिचुअली एक्टिव ना हो। लेकिन अगर पेरेंट स्पिरिचुअली एक्टिव है, जब बच्चा ये देखता है कि मेरा बाप ऐसा है जिसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता, प्रोवोक नहीं किया जा सकता छोटी छोटी घटनाओं से, जिसे प्रोवोक नहीं किया जा सकता गाली गलौज करके, जिसे प्रोवोक नहीं किया जा सकता सफरिंग दे करके, जब वो देखता है बच्चा कि मेरा बाप अपने अंदर की ग्रेविटी को मेंटेन रखता है, बाहर चाहे कितना ही उथल पुथल मची हो, बाप अपनी इनर ग्रेविटी को बनाए रखता है। जब बच्चा ये देखता है कि बाप मेरा एक शांत सेंटर की तरीके से है, एक शांत रिफ्यूज की तरीके से है, बाहर चाहे कितना ही तूफान हो, लेकिन उस तूफान के अंदर का केंद्र जो कि हिलता नहीं है, वही केंद्र है मेरा बाप। जब बच्चा ये देख लेता है तो बच्चा बाप जैसा ही बनने की कोशिश करता है। और जब बच्चा ऐसे बाप को जो इस तरीके से स्ट्रगल कर रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, ऐसे बाप को जब बच्चा देखता है तो उसकी जो एब्यूज बच्चा फेस कर रहा होता है, वो एब्यूज बच्चे की ग्रोथ का कारण बनती है। वो बच्चे को और ज़्यादा स्मार्ट बना देती है, बच्चे को और ज़्यादा मजबूत बना देती है, बच्चे को और ज़्यादा विकसित बना देती है। तो एब्यूज से हमेशा बच्चा नीचे गिर जाएगा, उसको दुष्परिणाम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एब्यूज से बच्चे के अंदर ग्रोथ भी हो सकती है, अगर उसके पास कोई अच्छा एग्जाम्पल हो। क्योंकि ऐसे उदाहरण जो कि जीवन की शक्ति से बने हो, उनकी नकल करना आसान है। आपराधिक उदाहरणों की नकल करना मुश्किल है, क्योंकि आपराधिक उदाहरणों में मैनिपुलेशन होता है जो जटिलता के ऊपर आधारित होता है। जटिलता की बच्चे नकल नहीं कर पाते। बच्चे ऐसे पेरेंट की नकल कर पाते हैं जो कि स्पिरिचुअली मजबूत हो, जिसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्ट्रांग हो, जो कि एक काम सेंटर की तरीके से हो, जिसे प्रोवोक न किया जा सके। ऐसे बाप की नकल करना बच्चों के लिए ज़्यादा आसान होता है। ये जो आप सफरिंग महसूस कर रहे हैं, ये सफरिंग के पीछे कुछ कारण है। क्योंकि इस जीवन में अकारण कुछ नहीं है, क्योंकि इस जीवन को तो भगवान चला रहे हैं। लाइफ एक मीन्स है, लाइफ एक एंड नहीं है। लाइफ कुछ बदलने के लिए है आपके अंदर, लाइफ से कहीं पहुंचा नहीं जा सकता। लाइफ कुछ परिवर्तन के लिए है। तो ये जो आप आग महसूस करते हैं अपने जीवन में रोज, ये आग आपको जलाने के लिए नहीं है, ये आग आपको पनिश करने के लिए नहीं है, सजा देने के लिए नहीं है। ये आग आपका राज तिलक करने के लिए है, आपको शक्ति प्रदान करने के लिए है, शक्तिशाली बनाने के लिए है, अंदर से आपको ताकत देने के लिए ये आग है। इस आग से आपका तिलक हो रहा है, ये आग आपको जलाने के लिए नहीं है। और ये जो बच्चा है आपका, ये बच्चा आपकी लायबिलिटी नहीं है। सबकी किस्मत तो भगवान देता है, सबकी किस्मत भगवान लिख के देता है। ये बच्चा आप
आपके लिए एक इनविटेशन है ताकि आप स्पिरिचुअली राइज कर सकें। तो इस तरीके से आप आगे बढ़िए और इस टॉर्चर का परिणाम जो है वो बड़ा सुखद होगा और वो आपकी आंतरिक शक्ति के रूप में और बच्चे के एक उज्जवल भविष्य के रूप में आने वाले समय में आपको दिखाई देगा।